नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू द लीगल ऑब्जर्वर। आप देख रहे हैं मेरा चैनल और मेरा नाम है मनोज रस्तोगी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को आखिरकार रेगुलर जमानत मिली गई। राउज एवेन्यू की जो वैकेशन बेंच है, न्याय बिंदु, ये नई जज हैं जिनके सामने वैकेशन बेंच में 19 तारीख को अरविंद केजरीवाल की जो नई हिरासत थी उसकी अवधि खत्म हो रही थी। कई बार इस बीच में बढ़ी उनकी अवधि। 2 तारीख को उन्होंने सरेंडर किया था, 2 जून को, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट से उनको इलेक्शन कैंपेन के लिए विशेष जमानत दी गई थी, इंटरिम जमानत दी गई थी, जिस पर काफ़ी बवाल, जिस पर काफ़ी राजनीतिक विवाद भी हुआ था। हमारे देश के गृह मंत्री, जो कि दोबारा गृह मंत्री बन गए हैं, अमित शाह जी, उन्होंने इसे स्पेशल ट्रीटमेंट कहा था और जुडिशरी पर जो उनके कटाक्ष या उनका जो प्रहार हुआ था, या आपत्ति कह लीजिए या टिप्पणी कह लीजिए, उस टिप्पणी पर उनकी काफ़ी जुडिशरी में प्रतिक्रिया हुई थी, देश भर में उसकी प्रतिक्रिया हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में अरविंद केजरीवाल की जो उन्होंने जो विरोध किया था कि उनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी है, उनकी न्यायिक हिरासत को उन्होंने चुनौती दी थी कि वो कानून संगत नहीं है, उस पर बहस भी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने वो अपना जजमेंट रिजर्व रखा था। लेकिन उन्होंने अरविंद जी को ये लिबर्टी दी थी, अरविंद केजरीवाल को, कि आप चाहें तो जो निचली अदालत है वहाँ आप रेगुलर बेल के लिए इस बीच में अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद फिर सिलसिला शुरू हुआ। अरविंद उन्होंने आत्मसमर्पण किया, केजरीवाल जी ने, चले गए जेल में। मतलब उसकी जो खबरें हैं वो इस दौरान आपको चुनाव के नतीजे आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी की तो नहीं बनी है, एनडीए की सरकार। एक्चुअली मोदी जी के हिसाब से कहा जाए तो एनडीए ही था 10 साल से। ये तो आप और हम ऐसे ही, मतलब हम लोगों की समझ कम है ना, तो हम उसे भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी की सरकार मान रहे थे। वो नारे गलत थे जो आपने सुने होंगे, वो मिथ्या प्रचार था, फेक न्यूज़ थी ना। मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, मोदी है तो मुमकिन है, वो सब एनडीए की सरकार थी, जैसा मोदी जी ने बताया। तो आज बड़ी मुश्किल होगी मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए, उन तमाम लोगों के लिए, क्योंकि ये तो गड़बड़ हो गया मामला सारा। ईडी के जो हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, मतलब ईडी के वकील हैं, भारत के अतिरिक्त महाधिवक्ता जो राजू साहब हैं, उन्होंने बड़ी दलीलें दी, वही दलीलें जो सुप्रीम कोर्ट में वो दे चुके थे। सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने बात कही थी, उसके बाद सिर्फ इतना एडिशनल हुआ था कि आम आदमी पार्टी को भी ईडी ने अभियुक्त बना दिया था। तो जैसे कंपनियों में होता है कि किसी कंपनी पर जब इस तरह का मामला हो तो उस कंपनी के मुखिया पर वाइकरस लायबिलिटी की बात की जाती है। वो राजनीतिक पार्टी, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड है, उसमें भी वो ये बताया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी के मुखिया, कर्ता धर्ता सब कुछ अरविंद केजरीवाल है और आम आदमी पार्टी उसकी सरकार है दिल्ली में। आम आदमी पार्टी को गोवा में चुनाव लड़ना था, उसके लिए उनको पैसे चाहिए थे। पैसे उन्होंने साउथ लॉबी ग्रुप से, जिसमें कविता राव, जिसमें वो तमाम सारे लोग, मंगुट्टा रेड्डी, जिसमें से एक जो सरकारी गवाह बन गए, सरकारी अपूर्वर बन गए, और अब तो वो टीडीपी से सांसद बन के भी आ गए और उन्हें रिहा कर दिया गया था कमर में दर्द की वजह से। और बहस के दौरान ये भी बात आई कि साहब वो तो कानून है और मुकदमों को सॉल्व करने के लिए, केसेस को सॉल्व करने के लिए कानून में प्रावधान है सरकारी गवाह का। और उनके सामने कैरेट शब्द का इस्तेमाल किया था कि गाजर या जो भी लाभ या जो भी उन्हें रियायतें मिलती हैं या उन्हें छूट मिलती है या जो भी उसे आप लालच कहिए, वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि मामला सुलझाया जाए, और ये कानून के अंदर प्रावधान है। इसका विरोध कर रहे थे केजरीवाल साहब के तरफ से जो भी वकील थे, लंबी चौड़े लोग थे। वहाँ तो अभिषेक मनु सिंघवी ने उनका मामला हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में किया था। यहाँ पर अभी विक्रम चौधरी जो रिप्रेजेंट कर रहे थे अरविंद केजरीवाल को पिछले 2 दिनों से, तो एक बड़ी बात जो है, कई जगह रिपोर्ट भी हुई है, वो ये कि ये संभावना जताई गई थी कि अब जज बदले हैं। तो ये अंडरलाइन कर लीजिए, ये संभावना कई मीडिया पब्लिकेशन में जताई गई थी कि जज बदले हैं, तो शायद इसका लाभ अरविंद जी को मिल जाएगा। और कुछ कानून के जो बहुत दिग्गज जानकार हैं, जो इस हैसियत में है कि वो टिप्पणी कर सकें, वरना बाकी लोगों को तो अदालत की अवमानना के आरोप में भी कभी भी
निपटाया जा सकता है। इस सरकार में तो ये सारी तमाम चीज़ें होती ही रही हैं। तो कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, जो पूर्व जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, लोकुर साहब या दुष्यंत दवे, इंदिरा जयसिंह, इस तरह की हैसियत वाले जो लोग हैं, जो एक मुकाम पर पहुंचे हुए हैं, उम्र के भी, अनुभव के भी और ओहदे के भी, और उनकी एक देश में हैसियत है, वो लोग अलग अलग फोरम्स पे ये बात कह चुके थे। इस बात को आम आदमी की लिबर्टी, इस बात को देश में हुकूमत चलाने के लिए संस्थाओं के दुरुपयोग, उनका औजारों की तरह, हथियारों की तरह, शिकंजे की तरह आवाज़ें दबाने के लिए, अपने राजनीतिक मकसद साधने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। ये बहस आज भी कायम है और इलेक्शन के दौरान तो ये थी ही थी। तो फिलहाल तो भाई ताला खुल गया। अब ये जो न्याय बिंदु जी हैं, जिनके सामने ये मामला पेश हुआ था, उन्होंने ईडी की दलीलों में कोई ऐसा दम पाया नहीं। ईडी ने तो बड़ी बड़ी बातें की थी, अगर आप इसे ट्रैक कर रहे हो, जिसमें, क्योंकि इतनी बार ये चीज़ें दोहराई गई हैं ना, अरविंद केजरीवाल के मामले में जब उनको इंटरिम राहत मिली, उससे पहले विरोध हो रहा था, फिर दोबारा उनको मेडिकल ग्राउंड पे उन्होंने मांगे थे, कुछ से 7-8 दिन मांगे थे कि भाई मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, कुछ टेस्ट कराने हैं, तब भी नहीं हुआ। और इससे पहले हाई कोर्ट में कावेरी बवेजा जी की कोर्ट में लगातार जो उनकी सुनवाई चली। तो इतनी बार ये बातें दोहराई गई हैं कि अगर आपकी थोड़ी सी भी दिलचस्पी इस मामले में है तो आपको याद होंगी, वो किरदार भी लोगों के दिमाग में इम्प्रिंट हो गए। तो कुल मिला के जो नैरेटिव था कि 100 करोड़ की रिश्वत ली गई, फिर 45 करोड़ की बात हुई कि 45 करोड़ मिले, वो चौहान है कोई, उन्होंने बोला है, उनके बयान हैं, मंगुट्टा रेड्डी के बयान हैं, चंद्रप्रीत सिंह हैं, उन्होंने कहा है, सबूत हैं, ऐसे अकाट्य सबूत हैं कि बचना ही मुश्किल है, सब कुछ साबित है और ये शामिल हैं। ये सारे आरोप अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाए गए थे। और अभी भी, कल भी राजू साहब ने यही कहा था ईडी की तरफ से कि हवा में जांच नहीं हुई है, हवा में जांच नहीं हुई है। लेकिन जस्टिस खन्ना, संजीव खन्ना, जिनकी बेंच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर रही थी, और उनके बारे में भी लोगों का ये एक परसेप्शन है, कुछ लोगों का एक परसेप्शन है कि वो किसी तरह की विचारधारा से प्रभावित हैं या उसकी तरफ उनका झुकाव है। हम तो बड़ी इज्जत के साथ साथ ये बात कह पा रहे हैं, जो बड़े लोग कह रहे हैं उसी के आधार पर आपसे बोल पा रहे हैं। तो उनकी बेंच, जिससे ये उम्मीद नहीं थी, जिस पर बड़े बड़े न्यायविदों ने, जुडिशरी से जुड़े लोगों ने, नामचीन वकीलों ने ये खुलेआम डिबेट की, पब्लिक प्लेटफॉर्म से भी की, जुडिशरी के प्लेटफॉर्म से भी की, कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 32, और इस मामले में भी जो पीएमएलए की धारा है 45, अभी इसमें 70 का हवाला इन्होंने दिया कि आर्टिकल 70 के, तो इन सारी धाराओं के बारे में भी लोगों को बहुत तफसील से जानकारी मिली। और ये एक बात निकल कर आई कि पीएमएलए में जो प्रावधान है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करते हुए हैं। इसमें राजू साहब ने जो दलील दी थी कि पूरे पुख्ता सबूत हैं, जिससे साबित हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल शामिल थे, मुख्यमंत्री के तौर पे शामिल थे, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनियर के तौर पे शामिल थे, पैसे का लेन देन हुआ। बार बार ये तथ्य उछाला गया कि गोवा के चुनाव में वो एक 7 सितारा होटल में ठहरे, जहां का आंशिक भुगतान 1 लाख रुपए का 2 किस्तों में 50-50 हज़ार की चंद्रप्रीत सिंह ने, उन्होंने दिया और उसने कबूला है। अंगड़िये कह रहे हैं, उनके बयान हैं, ये सारी बातें थी, कही गई। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, जो आम आदमी पार्टी के लिए तो बहुत राहत की बात है, और उस तरफ के लिए भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, जिन्होंने इसे एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया था, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के मुख्य प्लांक, जो उनका इलेक्शन का, चुनावी राजनीति का या राजनीति का ही उनका एक बड़ा, सबसे बड़ा जो उनका मुद्दा रहा है नैतिकता का, जो दूसरों से ऊपर उठकर वो है भ्रष्टाचार के खिलाफ। उसको वो एक बड़े राजनीतिक हथियार के तौर पे कि देखिए ये पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करती है, उसका तो मुखिया, उसके तो सारे लोग, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जो प्रैक्टिकली सरकार चला रहे थे, सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, राज्यसभा में बड़ी जोरदार तरीके से आवाज़ रखने वाले, और उन्हें शेर कहा जाता है आम आदमी पार्टी के, उसमें संजय सिंह, और अभी आतिशी, और लंबी फहरिस्त थी उसमें, विक्रम नायर, और बड़े सारे नाम
उसमें हैं जो किरदार, बहुत सारे तो ऐसे किरदार भी हैं जिनका जिक्र ही नहीं होता, वो सड़ रहे हैं जेलों में। तो दलील काम आई नहीं, और न्याय बिंदु जी ने न्याय के हित में दलीलें सुनने के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की अरविंद केजरीवाल जी को रेगुलर जमानत दे दी 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पे। अब ये बेल बॉन्ड उनको भरना है, उसकी फॉर्मेलिटीज़, चूँकि शाम को उनका निर्णय आया, दिन में उन्होंने निर्णय सुरक्षित रखा था और शाम को उन्होंने निर्णय जारी कर दिया। इस निर्णय के मुताबिक हलचल मच गई। अब अरविंद कल बाहर आ जाएंगे। ईडी को इसके खिलाफ जाहिर है अपील करनी है, हाई कोर्ट में जाएंगे ईडी। तो ईडी के जो वकील हैं शोएब हसन साहब, आप इससे अंदाजा लगाइए, उन्होंने विशेष गुजारिश की, विशेष मांग की अदालत से, न्याय बिंदु जी की, कि 48 घंटे के लिए जो आदेश है अरविंद को छोड़ने का, अरविंद जी को, इस पर रोक लगा दी जाए ताकि हम कॉम्पिटेंट कोर्ट में उचित फोरम पे इसके खिलाफ अपील कर सकें। लेकिन न्याय बिंदु जी ने उसको भी नहीं माना। मतलब क्या है? मतलब साफ है। मतलब ये है कि ईडी की जो दलीलें थी, ईडी ने जो भी दस्तावेज, सबूत अपने आरोपों के समर्थन में, अपनी दलीलों के समर्थन में, जो तथाकथित साक्ष्य जिसकी बहुत बार चर्चा हो रही है और जिसके बारे में संजीव खन्ना जी भी तब कह चुके थे कि भाई 1.25 साल क्यों लगे, और ये जो दलील थी कि अरविंद जी की गिरफ्तारी का टाइम, उन्हें जो गिरफ्तार किया गया 21 मार्च को, बिल्कुल चुनाव से ठीक पहले, चुनाव की पूर्व संध्या पे चुनाव डिक्लेयर होते ही, जबकि सारे सबूत, सारी ये जो जिनकी भी बातें हो रही हैं वो तो उसी दिन से मौजूद हैं जिस दिन से मनीष सिसोदिया जी का मामला, संजय सिंह जी का मामला हुआ है। जब से उनकी गिरफ्तारी हुई है, जब से उन पर चार्जेस फ्रेम हुए हैं, उसके बाद से तो कोई नया दस्तावेज या नया कोई खुलासा या नई कोई गवाही तो आई नहीं। एक डेवलपमेंट इन्होंने जरूर किया है कि आम आदमी पार्टी को इन्होंने अभियुक्त बनाया। अभी उस पर भी डिबेट चल रही है। उसके पैरेलल तथ्य ये है कि आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है वो भी उससे बेदखल होने वाले हैं। उसमें हाई कोर्ट की वो ज़मीन बताई जाती है और सुप्रीम कोर्ट भी उसमें कह चुका है, उसकी भी कुछ इनको दिन मिले हैं। उतने दिन में इनको, अभी तो अगस्त तक के लिए इनको टाइम मिल गया एक्सटेंशन, लेकिन ये पूरा नैरेटिव। इस बीच में चुनाव हुए, चुनाव में दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी को कोई सफलता नहीं मिली, पंजाब में जरूर उनको सफलता थोड़ी मिली है, जितनी मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली, लेकिन मिली है। अब फिलहाल इस कानूनी शिकंजे से तो अरविंद केजरीवाल जी को राहत मिल गई है, और अगर इसको राजनीतिक रूप से देखें तो इसका एक बड़ा लाभ आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को बिल्कुल मिलेगा। आम आदमी पार्टी जो लगातार आरोप लगाती रही है, और देश में जो चुनाव के नतीजे आए हैं उसने भी इस बात को कहीं ना कहीं स्थापित किया है कि हुकूमत ईडी का, सीबीआई का, इन तमाम एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक मकसद से करती रही। और ये इस केस के दौरान बचाव पक्ष की तरफ से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, जो भी इनके मामले हैं, इनके वकील हैं, वो लगातार उठाते रहे हैं। तो इस परसेप्शन को अब एक और कहना चाहिए मजबूत उसके पक्ष में ये घटनाक्रम आ गया है। इससे ये जो बात है, ये जो इनका पक्ष है वो मजबूत ही होगा। अब रही कानून के हिसाब से, तो कानून में तो अभी ये लोग हाई कोर्ट जाएंगे ईडी वाले, और वहाँ ऐसा आम तौर पे तो ऐसा नहीं होता है। आम तौर पे जो रिवायत है उसके हिसाब से तो जब एक बार निचली अदालत से जमानत मिलती है तो बहुत मुश्किल होता है कि वो पलट जाए, जब तक कि उसमें कोई भारी चूक ना हो, जब तक कि उसमें कोई विजिबल, प्रथम दृष्टया विजिबल उल्लंघन ना हो। लेकिन कानून को समझने वाले जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेंट उस वक्त कहे थे, जब अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम राहत दी गई थी, जिसको एक बहुत एक्सेप्शनल बात कही गई, एक प्रेसिडेंट के तौर पे किया गया, पुरजोर उसका विरोध हुआ एसजी के द्वारा, एएसजी के द्वारा, और भी जो सरकार की तरफ से जो भी मंच हैं, जो भी तरीके हैं उनके, मतलब गृह मंत्री खुद बोल पड़े, जिसकी बहुत बड़ी भर्त्सना हुई। अनपेक्षित है ये गृह मंत्री से इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के बारे में टिप्पणी करना, जो केस चल रहा हो, जो रिवायत अभी तक रही है, लेकिन वो हुई टिप्पणी।
और उसकी प्रतिक्रिया हुई, तीव्र प्रतिक्रिया हुई। बाकी बहस तो कायम ही है जुडिशरी की स्वतंत्रता को लेके, जिसमें अब ये जो नतीजे आए हैं चुनाव के, इसके बाद भी लोगों ने उम्मीद जताई है कि अब जुडिशरी पे जिस तरह का अंकुश लगाने की बात थी, स्वतंत्रता को, जुडिशियल अपॉइंटमेंट को, जुडिशरी के कामकाज को, जुडिशरी को अपने हिसाब से फेंटने के लिए, या कहिए कि उसमें मन मुताबिक सत्ता के अनुकूल उसका आचरण हो जाए, उसका व्यवहार हो जाए, जिसकी कोशिशें चल रही थी और चल रही हैं, तो कमज़ोर तो पड़ी है। और विपक्ष मजबूत भी होगा, मजबूत हुआ भी है। अरविंद अब बाहर आएंगे तो जाहिर बात है कि उनकी बातों में, उनके दलीलों में, उनके बयानों में नई धार आ जाएगी और उसका असर आने वाले संसद सत्र में भी और अभी जो राजनीतिक पूरा माहौल है उसमें भी पड़ेगा। पिछली बार अगर आप याद करिए तो जो कुछ दिनों के लिए अरविंद जी बाहर आए थे, आते ही उन्होंने जो बयान दिया था, याद है आपको, योगी जी वाला बयान, कितनी भारी उसने पूरा नैरेटिव घुमा दिया था। और अब इस बार तो भाई 400 पार तो रहा नहीं, 300 पार भी नहीं हुआ, और जो बहुमत मिला भी है, जो हासिल भी हुआ है एनडीए को, उसको लेकर भी अभी कितनी तरह की बातें हो रही हैं। जो पितृ संगठन है आरएसएस का, भारतीय जनता पार्टी का, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कह चुके थे कि अब हम बड़े हो गए हैं, अब तो हम अपने आप चल लेंगे। अब देखिए, शायद अभी जो तमाम दरारें हैं और जब तमाम अंदर से आवाज़ें आ रही हैं अलग अलग तरह की, यूपी में अलग चल रहा है कि क्यों हारे, कैसे हारे, इससे पूछो, उससे पूछो, इसको लगाओ अध्यक्ष को, वो करो, इसको ड्यूटी दो, संगठन सचिव को ड्यूटी दो, सब चल रहा है ना। रोज़ आप सुन रहे होंगे चैनलों पे। नहीं, मेन स्ट्रीम की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ तो कोई आएगा नहीं, वहाँ तो कोई ये भी नहीं पूछेगा कि कैसे ऐसा हो गया कि मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने स्थापित लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप उसका पालन करते हुए उनको औपचारिक रूप से पार्लियामेंट्री पार्टी ऑफ बीजेपी का नेता नहीं चुना गया। अगर आपने ये तथ्य नोट नहीं किया हो तो इसे नोट कर लीजिए। क्यों ऐसा हुआ, इस पर दिमाग आप लगाइए, सोचिए थोड़ा सा, क्यों ऐसा हुआ जब आप जीते हो। पिछली बार हुआ था, इस बार क्यों नहीं हुआ, क्या वजह थी। और राष्ट्रपति जी ने भी, अगर हमें ये कहने का हक है भारत के एक नागरिक के तौर पर, कि राष्ट्रपति जी ने भी या राष्ट्रपति भवन ने जो स्थापित लोकतांत्रिक मान्यताएं हैं, जनमत को लेकर, सरकार के गठन को लेकर, के आर नारायणन के टाइम से वेंकटरमन जी के समय की पुरानी, आप थोड़ी सी, ज़्यादा पुरानी नहीं, थोड़ी सी पुरानी हिस्ट्री देख लीजिए, जो आपको मालूम चल जाएगा कि राजीव गांधी के समय में जब उनको नहीं मिला था जनमत, उन्होंने मना कर दिया कांग्रेस ने कि हम सरकार बनाने का दावा नहीं करेंगे। तो दूसरा जो दल था कम सीटों वाला, वो वीपी सिंह जी का था, कम सीटें थी, तो उनको निमंत्रण दिया। तो बाकायदा राष्ट्रपति भवन ने प्रेस नोट जारी करके, मतलब सार्वजनिक, अब उस कारण को पब्लिक के सामने, उस ज़माने में यूट्यूब, उस ज़माने में इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया, ये सब नहीं था, और चैनल भी इतने नहीं थे जितने आज हैं न्यूज़ चैनल। आज तो अलग युग में हम, अब तो खैर न्यूज़ चैनल कंट्रोल में है, पूरा मीडिया कंट्रोल में, तो अवतार पुरुष परमात्मा के जो बायोलॉजिकल नहीं है वो बताते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। खैर, उस समय राष्ट्रपति ने उनको बुलाया कि आप सरकार का गठन कीजिए, 1 महीने का समय दिया था कि आप इसमें पूरा कीजिए, 1 महीने में अपना बहुमत आप साबित करिए सदन में। तो इस बार ये परंपरा क्यों नहीं फॉलो की गई कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल तो बन के आई, लेकिन उसके पास 272 का बहुमत का जो आंकड़ा था वो स्वयं नहीं था। एनडीए था, ट्रिपल अलायंस था, बराबर है, लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी को आमंत्रित किया। उससे पहले ये बात क्यों नहीं हुई कि मोदी जी को औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल का नेता चुना जाता, अधिकृत किया जाता, और फिर जो बाद में हुआ एनडीए वाला, जिसमें एनडीए का समर्थन का उनको मिला, तो उसी तरीके से राष्ट्रपति जी या राष्ट्रपति भवन की तरफ से ये बात कही जानी चाहिए थी लोकतांत्रिक मान्यताओं के अनुरूप, और ये भी उन्हें कहा जाना चाहिए था कि निर्धारित समय में बहुमत अपना स्थापित करें। तो वो देश के लोकतंत्र के प्रति सम्मान होता, उन परंपराओं को और मजबूत करने की बात होती, और औपचारिक ही सही, औपचारिकता है, नंबर गेम उनके फेवर में है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन ये जो सवाल है कि जब एक चीज़ बिल्कुल सही है, सीधे सीधे है, तो उसको क्यों पलटा गया।
सोचिए, आप अपनी राय से हमें अवगत कराइए यदि आप इस बारे में कोई राय रखते हैं। यदि आपको लगता है कि ये सवाल प्रासंगिक है, रिलेवेंट है, तो बताइए इसके बारे में। और उम्मीद करिए या उम्मीद रखिए आने वाले समय में ये पता चलेगा। अभी जो जानकारियां सामने आई हैं इस मामले में, उससे तो ये स्पष्ट लगता है कि अब जो आम आदमी पार्टी के जो दूसरे नेता हैं, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी और संजय सिंह का मामला भी अभी चल ही रहा है, उनको रेगुलर बेल तो मिली गई है, अभी तो सुनवाई चलेगी। तो अब लगता है कि बाकी लोग जो जेलों में बंद हैं, जिनकी जमानत की याचिकाएं बहुत बार खारिज की जा चुकी हैं, उसमें भी काफ़ी मजबूत इस बात की संभावना है कि उनके बाहर आने का रास्ता भी इस आदेश से बनेगा, अगर हाई कोर्ट इसके विपरीत जाकर इस आदेश को कैंसिल नहीं करता है तो। अब हाई कोर्ट में जब अपील करेंगे ये 48 घंटे के अंदर ईडी वाले, तब उसकी तारीख पड़ेगी। है थोड़ा मुश्किल इसलिए क्योंकि अब नीचे से जो निचली अदालत है, जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है, उसने पूरी सुन के, सारी बात सुन के, सारी डिटेल कई बार एक्सटेंड हुई, और पीछे सुप्रीम कोर्ट में हुई भी जो सवाल जवाब हुए थे अभिषेक मनु सिंघवी, यही राजू साहब, यही मेहता जी, उन सब के बीच में, वो रिकॉर्ड पर है। उनका जजमेंट भी रिजर्व है, वो उस मामले में था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है हमारी राजनीतिक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जिसमें विपक्ष, मजबूत विपक्ष बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट या डेवलपमेंट है, जिसका आने वाले दिनों में आप देखेंगे। अरविंद जी सांसद तो नहीं है, लेकिन ये जो पूरी विपक्ष की जो राजनीति, जो उसकी धार है, वो अब और मजबूत होगी, अच्छी खासी मजबूत होगी। महाराष्ट्र के चुनाव हैं, झारखंड के चुनाव हैं, हरियाणा के चुनाव हैं, और आपको मालूम है कि ईवीएम का मुद्दा भी वापस खड़ा हो गया है। जो डिबेट ऐसा लग रहा था ख़त्म हो गई है, वो एलन मस्क के बयान से कहिए, उसको एक नई संजीवनी मिली है, और उसके बाद जो डिबेट शुरू हुई है, मुकदमा भी, एक एफआईआर भी इस बीच में हो गई है। महमूद पराचा जो पूरा इस मामले को जिंदा रखे हुए हैं, इस डिबेट को बैलेट पेपर से होनी चाहिए, उनके बयान को तो, उनकी उस मुहिम को तो एलन मस्क के बयान से बहुत बड़ी ताकत, वैलिडिटी मिली है, जिसको अब वो जो पूरा एक खेमा है वो हवा में उड़ा रहा है। लेकिन रोज़ नई बातें आ रही हैं। अब चुनाव आयोग ने हरियाणा के ही 2 सीटों में, करनाल की और फरीदाबाद की, उसमें ईवीएम की जो जांच है, उसको नए जो प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में दत्ता साहब की और खन्ना साहब की बेंच ने जो दिए थे, उसको मंजूरी दी है। पैसे बड़े ज़्यादा मांग रहा है चुनाव आयोग, लेकिन जो उम्मीदवार या दल सक्षम है, अभी तक तो उन्हीं की तरफ से आए, मुख्य दलों की तरफ से ही मांग की गई है, उन्हीं का सामने आया है। किसी निर्दलीय का तो उस तरीके से सामने नहीं आया है, लेकिन मुख्य विपक्षी दलों में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है, महाराष्ट्र में कहा है, दूसरी जगह पे जहाँ, तो करीब 10-12 ऐसी सीटें हैं पार्लियामेंट की, जिनकी डिटेल हम आने वाली वीडियो में आपको देंगे, थोड़ा वो मामला पहुँचे वहाँ तक। लेकिन ये सूचना चुनाव आयोग की तरफ से आ गई, अधिकृत के इन सीटों पर होने जा रही है। तो आने वाला वक्त बड़ा दिलचस्प है और महत्वपूर्ण, दिलचस्प से ज़्यादा लोकतंत्र के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और जो एक आशंका थी चुनाव से पहले कि तानाशाही का माहौल हो जाएगा, चुनाव नहीं होंगे, पुतिन और कोरिया की तरह की हमारी, रशिया के, हमारी, ये दोनों भी मिल रही है, पता ही होगा आपको, रशिया और साउथ कोरिया, पुतिन और किम जोंग, ये दोनों भी एक साथ अभी मिले हैं, और दोनों ने हाथ मिला लिया, और दोनों ने समझौता कर लिया कि यदि अब इन दोनों में से किसी एक देश पर हमला होगा तो उसे दोनों देशों के लिए माना जाएगा। ये महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय भले ही है लेकिन महत्वपूर्ण है, समझने की बात है। और उसी के साथ हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था को उस दिशा में जाते हुए राजनीतिक विश्लेषक मान रहे थे, बड़े पहुंचे हुए राजनीतिक विश्लेषक थे। लेकिन चुनाव नतीजों ने और ये जो घटनाक्रम हो रहे हैं, उसने उस आशंका को कमज़ोर किया है, और ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो बने रहिए लीगल ऑब्जर्वर के साथ, हमारी वीडियोस को, हमारे प्रयास को यदि आप मुनासिब समझते हो तो हमें सहयोग दीजिए, हमें ज्वाइन करिए, कमेंट से हमें बताइए, हमारी वीडियोस को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।